नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और रायपुर से आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोयला घोटाला मामले में समीर बिश्नोई समेत 7 आरोपी कोर्ट में पेश। कोर्ट में सौम्या चौरसिया नहीं पहुंची। दरअसल मेडिकल लगाकर कोर्ट आने में असमर्थता जताई है सौम्या चौरसिया ने। आपको बताते चलें कि कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत पर बहस और विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में ये सुनवाई। कोयला घोटाला मामले को लेकर जांच और उसके बाद सुनवाई। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर कोयला घोटाला मामले से जुड़ी हुई। समीर बिश्नोई समेत 7 आरोपी कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट नहीं पहुंची तो सौम्या चौरसिया ने असमर्थता जताई है एक एफिडेविट देकर के कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से वो नहीं आ पाई हैं। ऐसे में विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई के दौरान अब क्या कुछ तथ्य और सामने रखे जाएंगे और अब सौम्या चौरसिया के लिए क्या मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं। हालांकि जो हलफनामा उन्होंने दिया है उसके आधार पर उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने को लेकर जो रियायत चाहिए या जो छूट मिली है, क्या इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल ये देखने का विषय होगा कोर्ट क्या निर्णय अभी सुनवाई के बाद लेता है। क्या अगली सुनवाई होगी, क्या कुछ विषय इस पर रहेगी हमारी नजर। उसमें हमने जो शुभम सोनी के संदर्भ में बातें लिखी हैं और शुभम सोनी ने जो ईमेल हमको भेजा था और वो ईमेल जो था वो सर्टिफाइड ईमेल था। उस ईमेल में उसने पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में जो बातें लिखी थी कि 508 करोड़ पूर्व मुख्यमंत्री और उनके सुपुत्र के बारे में जो बातें लिखी थी, उस चीज़ को हमने रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट रिव्यू पर इस्तेमाल किया। यानी हमारे प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जो हमने पेश की उसके साथ जिन जिन डॉक्यूमेंट्स हम रिलाई कर रहे हैं उसको हमने लिया है। साथ ही साथ असीम दास का भी जो स्टेटमेंट है, असीम दास ने पूर्व में ये कहा था कि जो पैसा 5 करोड़ के आसपास उसके पास आया, 5 करोड़ 39 लाख है शायद, वो भी जो है सीएम के देने के लिए आया था। वो भी बातें चूँकि हमारे स्टेटमेंट में थी और उसको हमने अपने पीसी का पार्ट बनाया। हालांकि बात अपनी जगह है कि जो फर्स्ट सप्लीमेंट्री पीसी में प्रस्तुत की गई है उसमें 5 लोगों का ग्रुप बनाया है, जिसमें असीम दास है, भीम सिंह यादव है और अनिल कुमार अग्रवाल है और रोहित त्रिपाठी है और शुभम सोनी। और कोयला घोटाला मामले में जो सुनवाई है, सुनवाई में विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में अब आगे की क्या स्थिति रहेगी ये भी देखने का विषय होगा। लेकिन सौम्या चौरसिया ने जिस आधार पर यहाँ रियायत मांगी है, रियायत के बाद आगे की इस पर क्या स्थिति उनके लिए रह सकती है ये भी देखने का विषय होगा। कोयला घोटाला मामले को लेकर बात करेंगे। हमारी सहयोगी ममता लांजेवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, सौम्या चौरसिया तो कोर्ट में आई नहीं, असमर्थता जता रही है, आगे की क्या स्थिति रह सकती है? सुनवाई को लेकर क्या कुछ अपडेट अपने पास? बिल्कुल, देखिए, चाहे सौम्या चौरसिया की बात की जाए, चाहे रानू साहू की बात की जाए और उसके साथ ही देवेंद्र यादव की बात की जाए, तो ये जो है वो कोर्ट आए नहीं थे और सुनवाई लगातार जारी है। अभी भी कोर्ट में सुनवाई जारी है। तो इसको लेकर ये कहा गया है कि उन्होंने एक मेडिकल रीजन जरूर दिया है। निखिल चंद्राकर ने भी मेडिकल रीजन दिया है और बाकी लोग उपस्थित हुए थे। तो इस पर अब जो है वो लगातार सुनवाई जारी है। लेकिन एक तरफ अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका जो है वो खारिज हो चुकी है सौम्या चौरसिया की। तो ये नहीं कह सकते कि उनकी मुश्किलें जो है वो कम हो गई हैं और आने वाले समय में उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। रानू साहू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि लगातार अभी कोर्ट में सुनवाई जारी है इस पूरे मसले को लेकर और मेडिकल बेसिस पे वो लोग यहाँ पर सीधे कोर्ट नहीं आए हुए थे और उन्होंने रियायत मांगी थी। लेकिन आने वाले समय में क्या इसको लेकर किस तरह से रियायत मिल सकती है, जो सुनवाई है उस पर क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से भी सौम्या चौरसिया को राहत नहीं मिली है। लेकिन ममता, 7 आरोपी कोर्ट में पेश हुए, अभी जो जिरह इस वक्त कोर्ट में हुई, आगे की क्या संभावना है? कोर्ट में जिरह को लेकर के कोई इनपुट मिल पाए कि अंदर किस तरह की चर्चा हो रही है, क्या कुछ बातें, क्या कुछ तथ्य वहां पर पेश किए जा रहे हैं? देखिए, लगातार जिरह जारी है, लेकिन बचाव पक्ष के जो वकील हैं उनकी ये कोशिश है कि किसी तरीके से जो उनके क्लाइंट हैं उनको राहत मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो सरकारी एविडेंस है, जो वकील हैं उनका दावा ऐसा है कि इस मामले में जो है वो पुख्ता सबूत उनके पास है और ऐसे में फिलहाल उनको लगता है कि राहत जो है वो नहीं मिल सकती है। करीबन 5,000 करोड़ का ये पूरा घोटाला था और इस पूरे घोटाले पे ही छत्तीसगढ़ की सियासत जो है वो
पहले भी लगातार घूम रही थी और अभी भी घूम रही है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से ईडी ने गिरफ्त में लिया है, तो जाहिर तौर पर ईडी भी जो है वो अपना कोई पेज खाली नहीं। आप नजर इस पर बनाए रखिएगा, आगे अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जल्द ही मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी द्वारा महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामले में भूपेश बघेल को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। महादेव ऐप से जुड़े मामले में जांच एजेंसी ने हाल ही में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी और उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कई जगह पर भूपेश बघेल का नाम है। महादेव सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपियों में से एक असीम दास ने यह दावा किया कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। ईडी ने 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जिसमें शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह, असीम दास के नाम शामिल हैं। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल को समन भेजकर पूछताछ के लिए ईडी तलब कर सकती है। महादेव ऐप के तथाकथित संचालक शुभम सोनी ने सोशल मीडिया और ईडी को भेजे ईमेल में 508 करोड़ रुपए का जिक्र किया है। जांच के बाद ईडी ने 1800 पन्ने का प्रथम अभियोजन परिवाद पेश किया, जिसमें भूपेश बघेल के नाम का भी जिक्र किया गया है। तो हमने फर्स्ट सप्लीमेंट्री जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पेश की है, उसमें हमने जो शुभम सोनी है, शुभम सोनी के संदर्भ में बातें लिखी हैं। और शुभम सोनी ने जो एक ईमेल हमको भेजा था, और वो ईमेल जो था वो सर्टिफाइड ईमेल था। उस ईमेल में उसने पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में जो बातें लिखी थी कि 508 करोड़ पूर्व मुख्यमंत्री और उनके सुपुत्र के बारे में जो बातें लिखी थी, उस चीज को हमने रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल किया। यानी हमारे प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जो हमने पेश की है, उसके साथ जिन जिन डॉक्यूमेंट्स हम रिलाई कर रहे हैं उसको हमने लिया है। और ईडी की चार्जशीट में नाम होने के समन भेजने की आशंकाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिस तरह से मेरा नाम लिखा है, उन्होंने लिखा और कहा कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, राजनीतिक षड्यंत्र का यह हिस्सा है। ईडी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर कूट रचना कर लोगों को गिरफ्तार कर रही है। जिस तरह से मेरा नाम लिखा है, इसमें राजनीतिक षड्यंत्र का यह हिस्सा है और कूट रचना कर गिरफ्तार करने की कोशिश है। उनसे दबाव पूर्वक और मेरे सहयोगियों के खिलाफ बयान दिलवाए जा रहे हैं। इन बयानों में जो पैसों के लेन देन के आरोप लगाए गए हैं, उनका कोई आधार नहीं है। जिस तरह से इसमें मेरा नाम लिखा है, जिस असीम दास के पास से रुपए बरामद हुए थे, उसने जेल से अपने हस्तलिखित बयान में कह दिया कि उन्हें भी धोखे में रखकर फंसाया गया और उन्होंने कभी किसी राजनेता और उनसे जुड़े लोगों को पैसे नहीं पहुंचाए। अब ईडी दावा कर रही है कि उसने ये बयान वापस ले लिया है और ये किस दबाव में हो रहा है उसे सब जानते हैं। अब सवाल ये कि ईडी ने जिस दिन कथित रूप से असीम दास से रुपए बरामद किए थे, उस घटना की पूरी रिकॉर्डिंग ईडी के पास है। इसका मतलब है कि पूरी घटना पूर्व नियोजित थी। इसका मतलब यही है कि इसकी कूट रचना ईडी ने ही की थी। ईडी जांच एजेंसी नहीं, अब ईडी भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्रकारी एजेंसी बन चुकी है। जिस असीम दास के बयान के आधार पर आनन फानन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के खिलाफ में ईडी ने प्रेस नोट जारी किया था, उसी असीम दास ने कोर्ट में अपने उस बयान का खंडन किया था। ईडी की, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ईडी ने जबरिया उसमें हस्ताक्षर करवाया था। असीम दास ने यह बयान अदालत के सामने दिया था अपने वकील के माध्यम से। अब ईडी एक बार फिर से उस बयान को झुटलाने के लिए जेल के अंदर जाके असीम दास का बयान लेती है। तो कौन सा बयान ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा? तीनों बयान का विश्लेषण करने पर साफ हो रहा है कि यह ईडी का षड्यंत्र मात्र है। पूरी तरीके से इसका मुकाबला किया जाएगा। भूपेश बघेल जी इस मामले से पूरी तरीके से पाक साफ होकर सामने निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र भी उजागर होगा। सर, कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही कि ईडी भाजपा की संस्था है। उनको शायद संविधान का ध्यान नहीं होगा, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। जो ईडी है संवैधानिक संस्था है, तो उनको समझना चाहिए इस बात को। भाजपा कांग्रेस का मामला नहीं है उसमें।
और उधर ईडी की बघेल से पूछताछ के मुद्दे पर मंत्री रामविचार नेताम ने भी कहा कि जब कोई गड़बड़ी नहीं है तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जांच एजेंसियां अपना काम ईमानदारी से कर रही हैं। भाई मैं कह रहा हूं कि अगर गड़बड़ी नहीं हुई है तो उनको डरने की बात क्या है, और गड़बड़ी है तो ईडी हो या फिर आईटी डिपार्टमेंट हो, ये सब तो जांच तो करेंगे ना, कि कोई ऐसे छोड़ दें। उसके लिए तो एजेंसियां बनी हैं तो अपना काम वो करेंगे। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि विष्णुदेव साय आज मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जगदलपुर पहुंचे और सीएम विष्णुदेव साय जगदलपुर के धर्मपुरा के पीएमटी मैदान में संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह में शामिल हुए और इस दौरान मंच पर प्रदेश अध्यक्ष ओम माथुर, प्रदेश प्रभारी किरण देव, दोनों डिप्टी सीएम और मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए भारत माता, छत्तीसगढ़ महतारी और दंतेश्वरी माई की जय के जयकारे लगाए। और बता दें कि सीएम साय ने छत्तीसगढ़ की भाषा में संबोधन किया। इस दौरान सीएम ने बस्तर के लोगों की बातों को भी सुना और कई बड़ी सौगात दी। सीएम ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार बनी है, नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। देखिए, डबल इंजन की सरकार बनी है, नक्सलवाद से भी मजबूती के साथ लड़ेंगे। देखिए, डबल इंजन की सरकार बनी है, नक्सलवाद से भी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और नक्सलियों से